नया टॉपिक है, नया चैप्टर है टैक्स में। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था दैट वाज क्लबिंग ऑफ इनकम, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, हाँ या ना, कि दूसरे बंदे की इनकम को किसी दूसरे बंदे की टोटल इनकम में कंप्यूट किया जाता था टैक्सेबल पर्पस के लिए, हाँ या ना। लेकिन आज हम लोग जो देखेंगे दैट इज़ योर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। लॉसेस को सेट ऑफ करना या कैरी फॉरवर्ड करना। हम लोगों ने कितने हेड्स ऑफ इनकम पढ़े हैं? पहला, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। यही तो पढ़ा है। अगर हमें किसी हेड में लॉस होता है, अच्छा प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट हमसे क्या चार्ज करती है? टैक्स। अच्छा लॉस हो गया तो गवर्नमेंट हमको क्या वापस करेगी? बोलो। अगर प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है, लॉस हो गया तो क्या गवर्नमेंट हमको टैक्स देगी वापस? देगी, टैक्स वापस देगी गवर्नमेंट, लेकिन इन हैंड न दे करके उसका एडजस्टमेंट करवाएगी। जरा देखो कैसे। फर्स्ट ईयर में मेरा प्रॉफिट था 2,50,000 और दूसरे साल लॉस हो गया कितना? 1 लाख, और तीसरे साल प्रॉफिट हो गया फिर से 2.5 लाख। मान लेते हैं फ्लैट टैक्स रेट है 10% के हिसाब से, 2 मिनट के लिए मान ले, तो 2.5 लाख पर गवर्नमेंट हमसे कितना टैक्स चार्ज करेगी? अच्छा, और इस 2.5 लाख पर, इस पर गवर्नमेंट को पैसा वापस करना चाहिए ना। ये गया, ये गया और ये आ गया। टोटल अगर गवर्नमेंट हमको टैक्स वापस करती तो टोटल कितना देना पड़ता गवर्नमेंट को? 40,000, बोलो ना। लेकिन अब तुम लोग कह रहे हो सर ऐसा तो कोई सिस्टम है ही नहीं। देख लेते हैं, 25,000 रुपये तो ये टैक्स गया, लॉस पर क्या हम कोई टैक्स देंगे? नहीं। अगले साल हम इस 1 लाख के लॉस को एडजस्ट कर लेंगे 2.5 लाख से। अब कितना हुआ अगले साल का प्रॉफिट? कितना हुआ? और 1.5 लाख का 10% कितना होता है? देखो तो टोटल टैक्स कितना बना? अरे यानी गवर्नमेंट अगर वापस करती टैक्स तो भी 40,000, एडजस्ट कर रही है तो भी 40,000। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट अब इन हैंड न दे करके एडजस्टमेंट की बात कर रही है। समझ में आया? नहीं। यानी गवर्नमेंट हमको क्या वापस कर रही है? टैक्स। कैसे वापस कर रही है? डायरेक्ट वापस न करके इनडायरेक्ट कर रहा है। अगले साल भी लॉस हो गया तो ठीक है, अगले साल एडजस्ट कर लेना, लेकिन लॉस को प्रॉफिट से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, अभी वही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा प्रॉफिट कौन सा लॉस एडजस्ट होगा अगले साल, कैसे एडजस्टमेंट होगा, कितने साल तक एडजस्टमेंट होगा, हम ये वही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हटाएं इसको। यानी प्रॉफिट होने पर गवर्नमेंट हमसे क्या चार्ज करती है और लॉस होने पर गवर्नमेंट हमको टैक्स वापस करती है। पहला हेड हम लोगों ने पढ़ा था सैलरी, दूसरा पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड टॉपिक वाज पीजीबीपी, फोर्थ वाज कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। हम किस हेड में कैसे बांटेंगे? सैलरी में अगर लॉस हो गया तो क्या उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सेट ऑफ करेंगे? पहले तो दिमाग से निकाल लो, सैलरी में कभी लॉस हो ही नहीं सकता। सैलरी हेड में कभी कोई लॉस हो ही नहीं सकता, यानी हम लोग इस हेड की तो बात ही नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? नहीं,
सैलरी हेड में टैक्स चार्ज होता है सेक्शन 15, तुम लोग को पढ़ाया था, चार्जिंग सेक्शन ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। तो लॉस होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है, बताया था 2 तरह के हाउसेज होते हैं, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड या तो लेट आउट या डीम्ड लेट आउट। इसमें लॉस हो सकता है ड्यू टू इंटरेस्ट, और इसमें तो लॉस हो ही सकता है नॉर्मली। क्लियर है? पीजीबीपी की बात करें तो हम लोगों ने बिजनेस को 2 पार्ट पे बांटा था, एक स्पेक्युलेटिव बिजनेस और दूसरा नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। याद आया? हम लोग 2 पार्ट में बिजनेस को लेकर चलते हैं पीजीबीपी में। कौन कौन सा? स्पेक्युलेटिव बिजनेस और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। इसमें भी लॉस हो सकता है और दूसरे में भी। कैपिटल गेन कितने तरह का होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें भी लॉस हो सकता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसमें भी लॉस हो सकता है। नहीं हो सकता? अच्छा, अदर सोर्सेज की अगर बात करें तो हम अगर बात करें अदर सोर्सेज में तो लॉटरी और रेस हॉर्सेज अलग कर लो, और अदर्स को अलग कर लो। भाई जुआ है ना, जैसे बिजनेस को 2 पार्ट में बांटा था, इसी तरह इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया। कोई दिक्कत है क्या? हमको इस तरह से अब डिस्कशन करना है 1 बाय 1 लेकर के। ठीक, बोलो। सेक्शन 60 हम लोगों ने देखा था लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने सेक्शन 60 देखा था, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ द एसेट। जिस तरह वो चैप्टर सेक्शन 60 से स्टार्ट होता था, इसी तरह ये चैप्टर सेक्शन 70 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? 70 से। और इस हेडिंग का नाम है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट या इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, जो बोल लो। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब होता है, जरा देखना इधर, छोड़ दो कॉपी में लिखना। इधर देखो, मेरे पास 2 हाउस हैं, हाउस नंबर 1 एंड हाउस नंबर 2। हाउस नंबर 1 में मेरे पास जो प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन है, जरा ढंग से देखना। यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट है 1 लाख और यहाँ पर लॉस है मेरे पास 40,000। अब एक ही साल में एक ही हेड ऑफ इनकम में 2 तरह के डिफरेंट सिचुएशन है। एक घर में हमको हो रहा है प्रॉफिट और एक घर में हो रहा है लॉस। नहीं हो सकता। मेरे पास बिजनेस है, क्या है? बिजनेस नंबर 1 और बिजनेस नंबर 2। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है मेरे पास 1.5 लाख और दूसरे बिजनेस में लॉस हो रहा है 1 लाख या 3 लाख। नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं? कुछ भी हो सकता है, बोलो ना। अच्छा, मेरे पास कैपिटल गेन नंबर 1 और कैपिटल गेन नंबर 2, कैपिटल गेन नंबर 3, कई कैपिटल गेन प्रॉफिट या लॉसेज हो सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। हो सकता है या नहीं? इसमें प्रॉफिट होगा 1 लाख, इसमें लॉस होगा 40,000, इसमें प्रॉफिट हो सकता है 30,000, कुछ भी हो सकता है। इस तरह की सिचुएशंस आ सकती है, नहीं आ सकती? कहने का मतलब यह है कि ये पूरा केवल एक हेड है। हम इसके लॉस को कहां से एडजस्ट करने की कोशिश करें? हम जब गवर्नमेंट को बताएंगे कि मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस, कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? सबको मिलाकर गवर्नमेंट को रिपोर्ट दोगे या सब अलग अलग? मिलाकर दोगे। और सबको मिलाने के बाद टैक्स कैलकुलेट करोगे या सब पर अलग अलग? मिला करके। बात समझना, जब सारा कैलकुलेशन इस तरह होना है तो हमारी मजबूरी है एक ही साल के एक हाउस में प्रॉफिट और दूसरे हाउस में लॉस। तो मिलाकर बताओ ना गवर्नमेंट को कितना प्रॉफिट हुआ हाउस प्रॉपर्टी में? 60,000। अरे तुम लोग तो अपने आप एडजस्ट कर ले रहे हो, मैंने तो पढ़ाया भी नहीं, मैंने तो अभी
पढ़ाया भी नहीं और तुम लोगों ने खुद बोल दिया कि सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी हुई 60,000। इसको हम कहते हैं सेट ऑफ करना। क्या करना? सेट ऑफ करना। हम अपने लॉसेस को क्या कर रहे हैं? सेट ऑफ कर रहे हैं। पक्की बात? चलो ये तो हुआ सेट ऑफ करके मैंने बता दिया 60,000, लेकिन हम इसको कहेंगे इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। एक ही हेड के अलग अलग सोर्सेस की इनकम को एडजस्ट करना। एक ही हेड की अलग अलग इनकम के सोर्सेस को आपस में एडजस्ट करना, इसको हम कहते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट या इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब है कि एक ही हेड में डिफरेंट सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज में कुछ में प्रॉफिट और कुछ में लॉसेज हैं। Now I have to tell to the government that what's the exact profit or loss situation in a single head of income। हाँ या ना? तो हम यहाँ कितना बोल सकते हैं? 60,000। कैसे? एक ही हेड के अलग अलग सोर्सेज को मैंने आपस में क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया, इसीलिए इसको कहा जाता है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। इसको इससे एडजस्ट नहीं करने जा रहे, इसको इससे एडजस्ट नहीं करने जा रहे, ना 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 ना, वो तो इंटर हेड एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। चले, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में क्या होगा? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में क्या होगा? एक ही हेड के डिफरेंट सोर्सेज को हम आपस में एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर सोर्स एडजस्टमेंट या इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। क्लियर है? पक्का? ये सेक्शन 70 बोलता है, ढंग से देखना। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, चलो ये तो बड़ा आसान था कि सर हाउस नंबर 1 हाउस नंबर 2 आपस में एडजस्ट कर लिया, दैट इज योर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। हमने सीधे बोल दिया दिस इज आवर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, मेरे पास इसके बाद कौन सा हेड आता है? पीजीबीपी। बिजनेस नंबर 1 से ये इनकम, बिजनेस नंबर 2 से ये इनकम। ये स्पेक्युलेटिव है और ये नॉन स्पेक्युलेटिव है। तो गवर्नमेंट ने सीधे कहा बेटा जुआरी को नॉन जुआरी से कैसे एडजस्ट कर सकते हो? बात समझना। स्पेक्युलेटिव मतलब जुआ नहीं होता, सट्टा होता है। सट्टा किस तरह का? सट्टा का मतलब क्या होता है? सट्टे का मतलब क्या होगा? मैंने तुम लोग को बताया था स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम का मतलब जहां पर हम कोई इनकम अर्न करते हैं विदाउट फिजिकल डिलीवरी ऑफ एनी आइटम और थिंग्स, जहां पर कुछ भी एक्चुअल में डिलीवर नहीं हुआ और उस पर मैंने कमा लिया, इसको हम कहते हैं स्पेक्युलेटिव इनकम। मैं इसके दुकान पर सामान लेने गया, इसने कहा 1 कुंटल 100 रुपये का है। मैंने कहा 1 कुंटल 100 रुपये का, ठीक है, ये लो 500 रुपये, हमको 50 कुंटल कल दे देना, यानी 5,000 रुपये मुझे इसको देने पड़ेंगे। 50 क्विंटल्स की अगर मैं डिमांड कर रहा हूँ तो 5,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे ना। अब एक बात बताओ, अगले दिन मैं गया इसके पास, इसने कहा ना 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 ना, सामान महंगा हो गया, हम उतने दाम पर नहीं देंगे। अब इसने कहा, मैंने कहा भाई तब तो गड़बड़ है हिसाब किताब। तो इसने कहा ठीक है मैं 100 रुपये रख लेता हूँ, बाकी तुम ले जाओ पैसा, जो भी हो। बैठे बैठे कमा लिया ना? नहीं कमाया? कमा लिया ना? कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में ब्रीच हो रहा है। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, अपना पैसा दे दो। इसने कहा ऐसे कैसे, तुमने साइन किया है, तुमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट अगर जो तोड़ेगा बीच में उसको 100 रुपया देना पड़ेगा। इसको बैठे बैठे 100 रुपया मिल गया। ये इसकी बिजनेस की इनकम है, नॉर्मल बिजनेस इनकम है। ऐसे प्रॉफिट या लॉसेज होते रहते हैं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसको हम कहते हैं क्या? स्पेक्युलेटिव बिजनेस। यहाँ मैं अगले दिन इसके पास गया, मैंने कहा भैया मैं तुमसे सामान नहीं खरीदूंगा, 5,000 रुपये लेने की बात कर रहे हो, मार्केट में तो 4,000 रुपये में आज हो गया है सामान। तो इसने कहा ठीक है भैया, क्या करो क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करो। हाँ या ना? तो कॉन्ट्रैक्ट या तो ये ब्रीच कर सकता है तो हम ब्रीच करेंगे, तो जो ब्रीच करेगा वो पेनल्टी भरेगा। तो जाहिर सी बात है सामने वाले के लिए वो इनकम हो गई। और कौन सी इनकम हुई? बिजनेस की इनकम हुई, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है। लेकिन ये नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं है, ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम है। कौन सी इनकम है? स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम है।
तो उसको अलग करो और नॉन स्पेक्युलेटिव को अलग करो। हम आज तक नॉर्मली किसकी बात करते आए थे? नॉन स्पेक्युलेटिव की बात करते आए थे। इसमें अगर मेरे 4 बिजनेस हैं, स्टील का, आयरन का, फलाने का, डिमाके का, तो सबको आपस में एडजस्ट करके जो नेट अमाउंट निकलेगा वो कहलाएगा तुम्हारा इंटर सोर्स एडजस्टमेंट या इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, हाँ या ना? लेकिन इसके लॉस को इससे कैसे एडजस्ट करोगे? क्या कहीं से लग रहा है उचित? क्या जेन्युइन है ये कि इसके लॉस को तुम इससे एडजस्ट करो? बोलो, खुद ही अजीब लगेगा कि इसके लॉस को आप इससे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने भी तो वही बोला कि हम इसके लॉस को इससे एडजस्ट नहीं करेंगे, भले ही एक ही हेड की 2 अलग अलग सोर्सेज से इनकम है, लेकिन हम यहाँ पर मजबूर हैं एडजस्टमेंट नहीं देंगे आपको। क्या? हाँ, अगर आपके 2 अलग अलग स्पेक्युलेटिव बिजनेस हैं, बिजनेस नंबर 3, बिजनेस नंबर 4, एक में प्रॉफिट है और एक में लॉस है, तो आप आपस में एडजस्ट कर लो, हम उसमें मना नहीं कर रहे, बात समझना। लेकिन अगर नेट रिजल्ट दोनों का लॉस आया तो अब इसको इससे एडजस्ट तो मत करना। अब क्लियर है? पक्का? तो हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? पहला हम लोगों ने देखा हाउस प्रॉपर्टी में आपस में एडजस्टमेंट पॉसिबल था ना? कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो चाहे लेट आउट हो, सबको आपस में एडजस्ट कर दो। लेकिन अगर बिजनेस की बात करते हैं तो 2 तरह से बिजनेस को बांटो, स्पेक्युलेटिव एंड नॉन स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोल दो टोटल मेरा बिजनेस प्रॉफिट इतना। लेकिन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में अगर लॉस आता है तो उसको हम नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर नॉर्मल बिजनेस में लॉस आता है और स्पेक्युलेटिव में प्रॉफिट है तो क्या नॉर्मल बिजनेस के लॉस को एडजस्ट कर लेंगे? हाँ, हमने केवल यही बोला कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नॉर्मल बिजनेस के लॉस को स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। हमें केवल इतना सोचना है कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसके उल्टा एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? पक्का? पक्का? नहीं समझ में आई बात? थर्ड क्या आता है टॉपिक? कैपिटल गेन। क्या आता है? और इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, एक बात बताओ, इस पर तो फ्लैट रेट से टैक्स लगता है ना? सेक्शन 112 बताया था, सेक्शन 112 और उसके प्रोविजन को बताया था ना कि फ्लैट रेट लगता है। कहा गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लॉस को हम इससे, अगर इसमें कोई लॉस होता है तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? बोलने तो दो। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर लॉस होगा और यहां प्रॉफिट होगा तो एडजस्ट कर लेंगे। पक्का? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के प्रॉफिट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लॉस का एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लॉस को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के प्रॉफिट से ही एडजस्ट कर पाएंगे। क्लियर है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के प्रॉफिट को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लॉस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लॉस को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ये भी बात समझ में आ गई। अब बचा अदर सोर्सेज। ढंग से देखना, रेस हॉर्सेज होता है, हम यहां बात करेंगे ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेज। लॉटरी की तो बात ही नहीं करेंगे। लॉटरी की तो खास बात तुम लोगों ने पहले ही पढ़ ली है अदर सोर्सेज में कि वो अपने घर का नहीं हो सकता, अपने खर्चे को डिडक्ट नहीं कर सकता, तो लॉस को कैसे एडजस्ट करेगा? नहीं समझे? मैंने 100 रुपए की लॉटरी खरीदी, 1000 रुपए का इनाम जीता, तो मुझे टैक्स कितने पर देना है? पूरे 1000 पर। मैंने 100 रुपए की लॉटरी खरीदी, 1000 का इनाम जीता, 50 रुपए मैंने कमीशन दिया लॉटरी वाले को, बताओ कितने रुपए पर टैक्स लगेगा? पूरे 1000 पर। उसके अपने खर्चे जब नहीं घट पा रहे तो दूसरे का लॉस क्या एडजस्ट करेगा? तो लॉटरी की तो बात ही नहीं करेंगे। क्लियर?
हम किसकी बात करेंगे? केवल ओइंग एंड। तो लॉटरी या रेस हॉर्सेस शामिल है? लॉटरी में क्या रेस हॉर्सेस शामिल हैं? हाँ, लिखवाया था। रेस हॉर्स दो तरह की होती हैं, या तो दांव लगाओ या तो दांव लगवाओ। अगर हम दांव लगाने की बात कर रहे हैं, बेटिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ लॉटरी। हाँ या ना, ये लॉटरी ही है। घोड़े नंबर 5 पर मैंने दांव लगाया, बात समझना, तो ये लॉटरी है। लेकिन घोड़े मेरे ही हैं, मेरा बिजनेस है घोड़ों को दौड़ाना, रेस कोर्स, तो वहाँ पर क्या होगा? हम उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? मेरा काम है घोड़ों को दौड़ाना, वो मेरा बिजनेस है, तो किस हेड में टैक्सेबल होगा बताओ ना हरिकेश? अदर सोर्सेस में चला जाएगा वो। हाँ, भले ही बिजनेस है लेकिन वो कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में, उसके लिए बोला है। और अदर इनकम्स, इसके में प्रॉफिट है, इसके में लॉस है, एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अब कंसेप्ट क्लियर है? स्पेक्युलेटिव बिजनेस एक तरह से मान लो, दिमाग में सेट कर लो, दिस इज लाइक योर स्पेक्युलेटिव बिजनेस। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस को नॉर्मल बिजनेस से एडजस्ट नहीं कर सकते, जबकि इसके लॉस को इसके प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते। फिर से अब एक बार रिकैप कर लें। सेक्शन 70 हम लोगों ने देखा, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट या इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। क्लियर? सबसे पहली बात आती है जब लॉस या प्रॉफिट होता है तो आपस में ही एडजस्टमेंट की बात चलती है। मैं जब गवर्नमेंट को रिटर्न दाखिल करता हूँ, क्या दाखिल करता हूँ? रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता हूँ, तो मैं गवर्नमेंट को बताता हूँ, देख ये मेरी सैलरी है। गवर्नमेंट को मैं कहूँगा, देख ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है। गवर्नमेंट को मैं क्या कहूँगा? देख ये मेरा पीजीबीपी का इनकम है। क्यों हंस क्यों रहे हो? और क्या बोलूँगा? देख 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज है। ऐसे हम गवर्नमेंट को रिटर्न दाखिल करते हैं टोटल में। क्लियर है? हाँ या ना? एक साल का पूरा रिटर्न 5, 3, 8, 2, 10, 11, 12,50,000 रुपये का मैंने रिटर्न दाखिल किया, टैक्स कैलकुलेट किया। वो कैसे करेंगे वो बाद में हम लोग अभी देखेंगे। गवर्नमेंट को मैंने ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न भरा, तो जाहिर सी बात है मैं ये कैसे दिखा रहा हूँ 5 लाख, ये 3 लाख कैसे दिखा रहा हूँ? सबसे पहले आपस में एडजस्ट करो। मान लो अगर पीजीबीपी में लॉस हो गया 1.5 लाख, तो अब मैं यहाँ कितना दिखाऊँगा? हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते। अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस होगा तो बेटा यहाँ पर पूरा दिखाना पड़ेगा। 5, 3, 8, 9, 10, 11 लाख और 1.5 लाख अलग। 11 में से 1.5 गया, कितना बचा? 9.5। कितना दिखाओगे? 9.5। क्लियर? लेकिन अगर ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस है तो इसको तो एडजस्ट कर ही नहीं सकते। अगर ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है तो क्या एडजस्ट कर लेंगे? अभी तो बताया नहीं कर पाएंगे, आपस में ही नहीं कर पाओगे, अपने में ही नहीं कर पाओगे। मेरे पास क्या है? स्पेक्युलेटिव और चलो थोड़ा और तोड़ते। 2 लाख रुपए मेरे पास था, 3.5 लाख का लॉस हो गया मेरा स्पेक्युलेटिव और 2 लाख रुपए का नॉन स्पेक्युलेटिव का प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस से। मैंने नेट करके दिखाया 1.5 लाख। सही है या गलत? गलत है। ये आपस में एडजस्ट हो ही नहीं सकता। मुझे यहाँ कितना दिखाना चाहिए था? 2। कितना दिखाना चाहिए था? 2 लाख। जब एडजस्ट हो ही नहीं पाएगा तो 2 दिखाओ। अब कहोगे सर 3.5 का क्या करेंगे? बता रहे हैं, अभी आगे मत बढ़ो। क्लियर है? तो गवर्नमेंट को हमें सब मिला करके देना पड़ता है। ये जो हमने दिया है 1.5 लाख रुपए, ऐसे करके क्या ऐसे दिखा सकते हैं या नहीं? वही हम बताने वाले हैं, वही हम बता ही रहे हैं। कैपिटल गेन क्या ऐसे दिखा सकते हैं? वही हम बता रहे हैं। कैसे दिखाएंगे उसी पर डिस्कस होना है। पहले चीज़ तो दिमाग में रखो कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में सैलरी में तो लॉस होना नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी को आपस में एडजस्ट कर सकते हो। पीजीबीपी की बात आती है तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को अलग कर लो बेटा, ठीक है। और अगर कैपिटल गेन की बात आती है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एडजस्ट नहीं कर सकते लॉस को शॉर्ट टर्म से। और अगर अदर सोर्सेज की बात आती है तो ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज के लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते नॉर्मल से। बस इतनी बात याद रखनी है, इसके उल्टे सब कर सकते हो। क्लियर हुआ? पक्का?
100%। तो अगर ऐसे याद रखोगे हेडवाइज तो बड़े आसानी से पॉइंट याद रहेंगे। अगर किताब का रट्टा मारोगे तो रट्टा मारना पड़ेगा, ये 4 पॉइंट होते हैं, पहला ये दूसरा यार, हेडवाइज याद रखो ना भाई। हाउस प्रॉपर्टी में कोई अलग अलग मकान होते नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट दोनों को हम एक ही मानते हैं। पीजीबीपी की बात आएगी तो स्पेक्यूलेटिव नॉन स्पेक्यूलेटिव अलग कर लो, कैपिटल गेन की बात आएगी तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अलग कर लो, और अदर सोर्सेज की बात आएगी तो ओइंग मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज अलग कर लो, अदर को अलग कर लो। क्लियर हुआ? बंद कर देना बाबू। स्टडी मैट खोलें, पेज नंबर 6.2, स्टडी मैट पेज नंबर 6.2। मिल गया? सेक्शन 70 है। अंडर दिस सेक्शन द लॉसेज इनकर्ड बाय द एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ वन सोर्स शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। तो अंडरलाइन कर लें अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम को। Since the income under each head is to be computed by grouping together, जैसे मैंने बताया ना, ग्रुप करके देखो तो साथ में मिला करके बात करते हैं। अलग अलग घर, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 बात नहीं करते। गवर्नमेंट को हम टोटल नेट रिजल्ट देते हैं। ग्रुप टू बी ईच अदर the net result of the activities of all the sources covered by that head. In simple terms, loss from one source of income can be adjusted against income from other source of the same head. Same head. ठीक है? Loss from one house property can be set off against the income from another. Example के तौर पर दिया है। और दूसरा, loss from one business can be set off against the income from business of other business. लेकिन हाउएवर इट इज नॉट परमिसिबल इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। देखो तो नीचे ऊपर करके दिया, हम क्यों नीचे ऊपर करके बात करेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमने तो ये बाद में पढ़ा था ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं कर सकते, बोलो ना। चलो, स्पेक्यूलेटिव लॉस उसको भी एडजस्ट नहीं कर सकते नॉर्मल इनकम से, बोलो ना। और लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेज उसको भी एडजस्ट नहीं कर सकते। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, एक बात बताओ, जो तुम्हारी स्टडी मेट में एक और पॉइंट लिखा हुआ है 4th, जरा देखते हैं क्या है। इधर देखना, कैपिटल गेन में मेरे 2 पॉइंट्स बाइफरकेट किए। पहला, हाँ बोलो, ये क्या करेंगे इसको? हाँ अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हम लॉन्ग टर्म को 2 पार्ट में बांट दे रहे हैं, शेयर्स एक्सेट्रा एंड अदर्स। ये आ गया 5 लाख, ये आ गया प्रॉफिट, और ये आ गया 6 लाख का लॉस। चलो, 1 लाख का लॉस। अब तो हम नेट दिखा सकते हैं ना इसको, कि ये भी नहीं दिखा सकते, ये भी नेट नहीं दिखा सकते। लॉन्ग टर्म है, टोटल नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि ये एग्जेम्प्ट होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और एग्जेम्प्ट को नॉन एग्जेम्प्ट से कैसे एडजस्ट कर सकते हो? मैंने तो सेक्शन 14A पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को पहले ही, सैलरी के पहले हेड में ही, पहले ही दिन, कि इनकम फ्रॉम या नॉन टैक्सेबल इनकम कैन नॉट बी एडजस्टेड, या कह सकते हो नो एनी डिडक्शन कैन बी गिवन फॉर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर एग्जेम्प्टेड इनकम। बात समझ में आई? एग्जेम्प्टेड इनकम के लिए अगर हम कुछ खर्च करते हैं कमाने के लिए तो वो खर्चा भी अलाउ नहीं होता, बताया था ना 14A में। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, ये लॉस इस प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो सकता। ये लॉस इस प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। क्लियर हुआ? यही पॉइंट आगे दिया है, जरा ढंग से देखो। इट मस्ट बी नोटेड, तुम लोग के स्टडी मैट में दिया है, इट मस्ट बी नोटेड दैट द लॉस फ्रॉम एन एग्जेम्प्ट सोर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम। For example, long-term capital loss on sale of shares sold through a recognized stock exchange cannot be set off against long-term capital gain on sale of land.
क्लियर हुआ? दैट वाज ऑल सेक्शन 70, सेक्शन 70 था। ठीक, अब हम बात करेंगे सेक्शन 71। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? इंटर सोर्स। अब हम बात करेंगे इंटर हेड एडजस्टमेंट। सुनो ना, पीजीबीपी में नॉर्मल प्रॉफिट है 1 लाख और कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म का लॉस है 50,000। क्या हम एडजस्ट कर लेंगे? क्या ये एडजस्टमेंट पॉसिबल है? पॉसिबल है। एक हेड को दूसरे हेड से हम एडजस्ट कर सकते हैं, है नहीं? अभी हम देख रहे हैं, चिंता ना करो, अभी हम केवल इतना बता रहे हैं है या नहीं। चलो बात मत करो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, क्या ये पॉसिबल है? है। हम गवर्नमेंट को दिखाएंगे, देख मेरी इनकम 50,000 है, बोलो ना। इसको हम कहते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। एक हेड की इनकम, एक हेड में अगर लॉस हो जाए उसके इंटर सोर्स एडजस्टमेंट के बाद भी, पीजीबीपी में 3 लाख का लॉस था एक बिजनेस में, 1 लाख का प्रॉफिट था एक बिजनेस में, नेट किया तो भी लॉस आया कितने का? 2 लाख का। अब उस 2 लाख के लॉस को दूसरे हेड से एडजस्ट करोगे, क्योंकि उसके हेड में तो कुछ बचा ही नहीं। पहले हम उसी के घर में झांकेंगे, अगर उसके घर में नहीं मिल पाया तो हम दूसरे के घर में झांकेंगे। बात समझना, हाँ या ना? इसको हम कहते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं इसको? इंटर हेड एडजस्टमेंट। कि एक हेड ऑफ इनकम के लॉस को सेम ईयर में दूसरे हेड ऑफ इनकम के प्रॉफिट से एडजस्ट करना। क्लियर है? पक्का ना? बोलो कहां कहां ये पॉसिबल नहीं हो पाता, जरा वो डिस्कस कर लेते हैं। देखें सेक्शन 71। मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था, जिस आदमी की अपने घर में इज्जत ना हो उसको दूसरे के घर के लोग भी इज्जत नहीं करते, बाहर के लोग भी इज्जत नहीं देते। बताया था ना, एक कहानी बताई थी किसी को लेकर के, अभिषेक को लेकर के, इसको जिस आदमी की अपने घर में इज्जत ना हो दुनिया वाले भी उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते। पक्का ना? उसको लेकर के बताया था। तुम लोग गलत बोल रहे हो, उसको नहीं, हम उसकी बात कर रहे हैं। रोहित देखो, तो अब जरा सोचो कि हाउस प्रॉपर्टी में आपस में एडजस्टमेंट पॉसिबल था, उसके बाद भी लॉस आया तो दूसरा हेड भी कहेगा आओ हम एडजस्ट करने के लिए तैयार है। बात समझना। अब पीजीबीपी की बात करते हैं। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस आ गया और स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस करा है, नॉन स्पेक्युलेटिव से एडजस्ट कर लो, कहता है नहीं करेंगे। घर का ही आदमी कर रहा है, सेम हेड का आदमी कर रहा है, नहीं करेंगे एडजस्ट। तो क्या दूसरा हेड उसको एडजस्ट करने के लिए परमिशन देगा? अरे बात खत्म। सेम चीज कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को तो कोई दूसरा हेड भी एडजस्ट नहीं कर सकता। ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस, सेम वही चीज, उसको अदर सोर्स की दूसरी हेड्स करें एडजस्ट नहीं करेंगे तो अब कैसे एडजस्ट कर लेगा दूसरा हेड? तो ओइंग एंड मेंटेनेंस रेस हॉर्स का भी कल्याण हो गया। अब आते हैं कैपिटल गेन। बस इतना याद रखना है, एक थोड़ा स्लाइड चेंजेस आ गया कि कैपिटल गेन हेड का लॉस किसी दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता, भले ही वो शॉर्ट टर्म लॉस क्यों ना हो। अब बात समझ में आई? तो शॉर्ट टर्म लॉस हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, उसको हम किसी दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? सेक्शन 71 देखें। लॉस अंडर वन हेड ऑफ इनकम कैन बी एडजस्टेड और सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द अदर another head. However, the following points should be noted. Where the net result of the computation of under any head of income other than capital gain is a loss, the assessee can set off such loss against his income assessable for that assessment year under any other head including capital gains. अच्छा, लेकिन अगर हम स्पेक्युलेटिव की बात करते हैं तो वो कवर नहीं होगा। ओइंग एंड मेंटेनेंस रेस हॉर्स की बात करते हैं तो वो कवर नहीं होगा।
हाँ या ना? चलो, क्या क्या देखा हम लोगों ने बताओ तो? सैलरी को तो छोड़ दो, उसकी तो बात ही नहीं हो रही, हाँ या ना? क्योंकि इसमें कभी लॉस नहीं हो सकता, इसमें हमेशा क्या रहेगा? प्रॉफिट यानी इनकम। चलो, सैलरी के बाद हम बात करेंगे किसकी? हाउस प्रॉपर्टी। इसमें लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, इसको हम कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं। पीजीबीपी, इसमें लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। कैपिटल गेन, इसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। इसके लॉस को किसी भी दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर इसका नेट रिजल्ट लॉस आया तो इसको ना तो इधर ले जा सकते हो, ना इधर ले जा सकते हो, ना इधर ले जा सकते हो, ना अदर सोर्सेज में। क्यों भाई? कहीं नहीं ले जा सकते। अब क्लियर है? तो कैपिटल गेन के लॉस को हम कहीं नहीं ले जा सकते। स्पेकुलेटिव बिजनेस हो तो नॉर्मल चीज़ है, उसको कहीं नहीं ले जा सकते। और क्या बता सकते हैं? एक और चीज़ याद रखना कि अगर पीजीबीपी में लॉस है और सैलरी में हमेशा क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा, तो इसके लॉस को इससे एडजस्ट, पूछो क्यों? ऐसे गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंचेगा ही नहीं, गवर्नमेंट मूर्ख बन जाएगी। लोग गवर्नमेंट को क्या बनाएंगे? मूर्ख बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ज़रा सोचो। मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मैं 60,000 रुपये कमाता हूँ महीने में। कितना? सालाना मेरी इनकम आ गई 7,20,000। बोलो ना, ये मेरी एनुअल इनकम है। अब बहुत ज़्यादा सैलरी है तो बहुत ज़्यादा टैक्स भी जाएगा। मान लेते हैं 10% के हिसाब से सीधे सीधे 72,000। मैं नहीं चाहता गवर्नमेंट को मैं टैक्स दूँ। मैंने गवर्नमेंट को दिखाया कि मैंने पार्ट टाइम बिजनेस किया हुआ है, तनख्वाह पाते हैं शाम को 5 बजे तक, 5 बजे के बाद रात के 10-11 बजे तक खाली रहते हैं। तो मैंने एक पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस में मुझे 6 लाख का नुकसान हुआ है और मैंने एडजस्ट कर दिया। अब मेरी इनकम कितनी हो गई? टैक्स कितना देना पड़ेगा? बात समझ में आई? यहाँ 12,000 जो भी हो। गवर्नमेंट को हम मूर्ख बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। कोई भी तब बिजनेस अपना स्टार्ट कर लेगा तो गवर्नमेंट का ना, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप सैलरी पाते हो और आपके बिजनेस पे लॉस होता है तो हम दोनों को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। कॉमन सेंस की बात हो गई। क्यों? पक्का? तो पीजीबीपी के हेड में अगर कोई लॉस होता है तो उसको हम सैलरी से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सेक्शन 70 भी तैयार, सेक्शन 71 भी तैयार, लेकिन इन दोनों को मिला करके हम नाम देते हैं सेट ऑफ। इधर देखना, यानी अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? चैप्टर का केवल पहला पॉइंट। कौन सा टॉप पॉइंट था? सेट ऑफ। कि पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर लो, उसके बाद इंटर हेड एडजस्टमेंट कर लो। ठीक, उसको हम कहते हैं सेट ऑफ। क्लियर है? अगर सेट ऑफ पॉसिबल ना हो पाए तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सेट ऑफ करने के बावजूद लॉस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस है, क्या छोड़ दें उसको उस साल, अब आगे न ले जाएं? तो गवर्नमेंट ने कहा अगर 1 साल का लॉस है तो हम उसको आगे ले जाकर के एडजस्ट करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, कायदे कानून हैं। जब सेट ऑफ के कायदे कानून हैं तो कैरी फॉरवर्ड के भी कायदे कानून बनेंगे। ज़रा देखिए कैसे। एक चीज़ पहले तुम लोग हमें बताओ कि जब हम बात करते हैं पीजीबीपी की, मैंने कहा बिजनेस लॉस है 2 लाख और डेप्रिसिएशन है 1 लाख। तुम लोग हमें ज़रा इसका बताओ क्या कमेंट लिखोगे। मीन्स 2 लाख में से 1 लाख घटाना बाकी है या 1 लाख ऑलरेडी घटाने के बाद लॉस आया है? बस इतना बता दो। पक्का ना? 2 लाख का जो बिजनेस लॉस आया होगा डेप्रिसिएशन घटाने के बाद आया होगा। इतना गलत जवाब की उम्मीद तो मैंने तो नहीं की थी। बोलो, फिर से सोचो। ये क्वेश्चन तुम अपने से नहीं, सीए फाइनल के किसी बच्चे से पूछोगे तो भी गलत जवाब बताएगा जो तुम लोगों ने बताया।
बताए क्या? बता तो दिया, गलत बोले हो तो उल्टा कर लो ना, सही हो जाएगा। है? अगर मैं कहता हूं कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट 2 लाख रुपए है और डेप्रिसिएशन 1 लाख, तो इसका मतलब ये 2 लाख 1 लाख घटाने के बाद आया है। अरे लेकिन अगर मैं उल्टा लिख दूं, लॉस है 2 लाख और डेप्रिसिएशन 1 लाख है, तो मैं ये तो बोल ही नहीं सकता कि 1 लाख रुपए घटाने के बाद आया है। पूछो क्यों? डेप्रिसिएशन इज एन अलाउंसेस। इतना पढ़ाया फिर भूल गए। डेप्रिसिएशन को हम अलाउंसेस की तरह देखते हैं और डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अलाउंसेस की तरह यूज करते हैं। दिस इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी हमारा प्रॉफिट लॉस में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता ड्यू टू डेप्रिसिएशन। आवर प्रॉफिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू जीरो बट इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लॉस। अरे 50 बार बताया था ये तो लॉस में अगर कोई चीज आई है तो इसका मतलब बेटा 1 लाख रुपया घटा दे तो 2 लाख कहां से आता? तो इसका मतलब 1 लाख घटा हुआ नहीं है, ऑलरेडी डिडक्टेड नहीं है। 1 लाख अलग है, 2 लाख अलग है। हाँ या ना? क्या डेप्रिसिएशन, अगर मैं कहता हूं मेरा बिजनेस लॉस हो गया 2 लाख, तो क्या उसमें डेप्रिसिएशन घटा हुआ है? नहीं। यानी बिजनेस लॉस भी 2 तरह से बांटो हमेशा, डेप्रिसिएशन अलग करो और बिजनेस लॉस अलग करो। बिजनेस लॉस अदर देन डेप्रिसिएशन, इसका मतलब तो ये हुआ बिजनेस लॉस अदर देन डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को हम नाम देते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। This is not your business loss, this is your unabsorbed depreciation, this is not your business loss। अब क्लियर है? पक्का ना? मैं फिर बता रहा हूँ, हफ्ते भर बाद फिर भूल जाओगे। लिखोगे तो अच्छी बात है। रहने दो, चले स्टार्ट करें। जब भी हम बात करेंगे बिजनेस लॉस की, तो बिजनेस लॉस यानी कि माइनस में आया है। एक चीज़ देखो, मेरे पास प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन 2 लाख का और डेप्रिसिएशन है मेरे पास 1.5 लाख का। घटा सकते हो? प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 50,000 आएगा ना? लेकिन अगर मैंने कहा डेप्रिसिएशन आ गया 2.5 लाख, तो प्रॉफिट आएगा या लॉस? कितना आएगा? 0, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन कितना घटा सकते हैं? 2 लाख। यानी हमारा डेप्रिसिएशन के कारण प्रॉफिट 0 हो सकता है, लॉस पे नहीं जा सकता। यानी हमारा डेप्रिसिएशन अब कितना बच गया घटाने के लिए? 50,000। उसको हम नाम दे देते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अब बात समझ में आई? हाँ या ना? अगर मैंने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी 2 लाख रुपए लॉस में है और 2.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन है, अब बताओ कितना घटा सकते हो डेप्रिसिएशन? कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो अवेलेबल है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन कहाँ से घटा लोगे? ठीक, तो कहोगे बिजनेस लॉस हुआ मेरा 2 लाख और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो गया 2.5 लाख, यानी टोटल लॉस कितने का है? 4.5 लाख। अब क्लियर है? पक्का? बोलो भाई हरिकेश, केवल याद दिलाना था। अब बात करेंगे हम लोग सबसे पहले सेक्शन 71B। किसकी? हम लोगों ने सेक्शन 70 देख लिया, 71B इधर देखना ना, ये किसकी बात हो रही है?
कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया होगा, उसके बाद हम इसकी बात कर रहे हैं। सेट ऑफ करके हम थक गए, इंट्रा सोर्स, इंटर एडजस्ट, इंटर हेड सब करके थक गए, उसके बाद भी लॉस आ रहा है किसमें? हाउस प्रॉपर्टी में। सैलरी में आ सकता है क्या? तो कैरी फॉरवर्ड किसका लॉस करोगे? सैलरी का। तो पहला सेक्शन किसका बनेगा? लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपस में एडजस्ट कर लिया, उसके बावजूद लॉस आ रहा है। आपस में एडजस्ट कर लिया, उसके बावजूद लॉस आ रहा है। एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, सबको एडजस्ट कर लिया, करके थक गए, नेट अमाउंट क्या आ रही है? लॉस। कहा गया कैरी फॉरवर्ड करो। क्या करो? कैरी फॉरवर्ड करो। कैरी फॉरवर्ड करके अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कितने सालों तक? और 8 साल। ये 1 साल जो किया तुमने सेट ऑफ, 8 साल तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमको कितने साल मिले? और कंसेक्यूटिव 8 ईयर्स मिलेंगे। कंसेक्यूटिव 8 ईयर्स का मतलब लगातार 8 साल। ये नहीं मन किया तो यूज करो, मन नहीं किया तो यूज मत करो, तो उसको 20 साल तक खींच रहे हो, वो नहीं। लगातार वाले 8 साल देख लो, उसमें एडजस्ट कर सकते हो तो एडजस्ट कर लो, बात खत्म। अब ये नहीं कर सकते सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, पिछले बार आपने पढ़ाया था सेट ऑफ करते समय कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम बिजनेस की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो सेट ऑफ में एडजस्ट कर सकते हो, सेट ऑफ में तो एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड की बात आएगी बेटा, और हाउस प्रॉपर्टी में लॉस बचा, देखो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कितना था, पीजीबीपी में प्रॉफिट कितना था, सारे घरों का मिलाकर 3 लाख का नुकसान। अब पीजीबीपी से एडजस्ट कर लिया तो अब कितना नुकसान, कितने, किस में नुकसान आ रहा है? पीजीबीपी में नुकसान आ रहा है या हाउस प्रॉपर्टी में? तो अब यही ना बोलोगे कि हाउस प्रॉपर्टी में लॉस बच गया। अब बात समझ में आई? हम इसको एडजस्ट करने के बाद इसको कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक कर सकते हो? किस हेड से कर सकते हो? केवल उसी हेड से। अब बेटा दूसरा हेड तुम्हारा सपोर्ट नहीं देगा। कैरी फॉरवर्ड हम केवल उसी हेड ऑफ इनकम से कर सकते हैं। अगले कैरी फॉरवर्ड, हम कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। सेट ऑफ कर सकते थे पीजीबीपी से, लेकिन कैरी फॉरवर्ड जब करोगे तो अगले साल हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट होगा तो ही हाउस प्रॉपर्टी के पिछले साल के लॉस को एडजस्ट कर पाओगे। अब क्लियर है? बोलो ना, समझ में आई बात? नहीं नहीं, ये हो गया सेक्शन 70B खत्म। टफ था क्या? हाउस प्रॉपर्टी के बाद कौन सा सेक्शन आता है? तो उसके लिए कौन सा सेक्शन बना होगा? देखो ना आराम से। हाँ, अब आते हैं हम किसकी बात करेंगे? लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी। ओहो, कौन सा पीजीबीपी? स्पेक्युलेटिव या नॉन स्पेक्युलेटिव? क्लियर है? हम सबसे पहले तो नॉर्मल बिजनेस की बात करेंगे ना। नॉर्मल बिजनेस, अब इसको एडजस्ट किया, मेरे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट था 3 लाख और इसमें लॉस था 4 लाख, तो नेट लॉस कितना बचा? किस हेड में बचा? अरे सेट ऑफ करने के बाद अब लॉस बच गया पीजीबीपी में। कैरी फॉरवर्ड करो ना, कितने सालों तक? किस हेड से? केवल पीजीबीपी। खत्म हो गया। क्या दिक्कत थी क्या इसमें ज़्यादा? (72) के बाद कौन सा सेक्शन आएगा? जाहिर सी बात है ये नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस था, तो अब हम किसकी बात करेंगे? बोलो ना। इसका भी लॉस आया, सुनो ना कैसे लॉस आया। हमारे पास ईयर 1 में 2 स्पेक्युलेटिव बिजनेस थे, बिजनेस 1, बिजनेस 2। एक में प्रॉफिट था 1 लाख और एक में लॉस था 1.5 लाख, तो नेट लॉस कितना बचा? किस हेड में? स्पेक्युलेटिव बिजनेस में। इसको तो और दूसरी जगह तो एडजस्ट कर नहीं सकते, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ तो कर नहीं सकते। अब क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड। अगले साल ले आओ लॉस को, कितने सालों तक?
4 सालों तक एडजस्ट कर सकते हो। किस हेड से? पीजीबीपी, लेकिन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से। हाँ या ना? बोलो ना, क्लियर है? जुआ था ना तो 4 साल मिलेगा, गवर्नमेंट जुए के लिए 10 साल नहीं ना देगी, पक्का। अच्छा, सेक्शन 74 कैपिटल गेन। इसके बाद कौन सा हेड आता है? लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैरी फॉरवर्ड करो और 8 सालों तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैपिटल गेन हेड से ही लॉस को एडजस्ट कर सकते हो। बोलो, क्या हो गया? चलो पहले तो ये देख लो, जब हम बात कर रहे थे वहां पर कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लॉस को हम दूसरे शॉर्ट टर्म से भी एडजस्ट नहीं कर सकते और पूरे कैपिटल गेन को दूसरे हेड से भी एडजस्ट नहीं कर सकते सेट ऑफ के समय। तो यहां तो हम उसी हेड से एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर नेट रिजल्ट अगर हमारा लॉस आया था लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, जब हम उसी साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लॉस को शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो क्या कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल शॉर्ट टर्म से एडजस्ट कर लोगे? अरे जब उसी साल नहीं कर पाए तो अगले साल कैसे कर लोगे? बात खत्म। हाँ, अगर उसी साल मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस था तो हम उसको लॉन्ग टर्म से एडजस्ट कर ले रहे थे, जब उस साल भी कर ले रहे थे तो अगले सालों में भी एडजस्ट कर सकते हो। ये कन्फ्यूजन दूर हुआ? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को तो कहीं से एडजस्ट नहीं कर सकते, लॉस को बोलने दो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म से भी और अदर इनकम से भी। मैंने केवल यही ना बोला, क्या शॉर्ट टर्म को दूसरे से एडजस्ट कर लोगे ना? क्या लाइन बोली थी कि कैपिटल गेन का हेड कहीं से एडजस्ट नहीं होता, कैपिटल गेन का हेड कहीं से एडजस्ट नहीं होता, लेकिन दूसरा हेड इससे एडजस्ट हो सकता है। ये तो मैंने मना नहीं किया, कर लेना एडजस्ट। बात समझ में आई? चलो 74 कोई दिक्कत हो तो बोलो कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के हेड में लॉस आया है कैपिटल गेन में, तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कर पाएंगे एडजस्ट, हाँ या ना? लेकिन अगर शॉर्ट टर्म है तो आगे जाकर हम लॉन्ग टर्म से भी एडजस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म से भी एडजस्ट कर सकते हैं। 74A लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स। बोलो ना, कहा गया इसको भी कैरी फॉरवर्ड करो, 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से ही एडजस्ट करोगे। कहाँ से? ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स, उसी से एडजस्ट कर पाओगे। विश्वास मानोगे 80% चैप्टर कंप्लीट, कुछ नहीं था इस चैप्टर में।
एक चीज़ है जो इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर ना बताएं तो गलत है। किसी ने पूछा भी नहीं, सर ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का क्या करें? कैरी फॉरवर्ड होगा? अरे वो इस चैप्टर का तो हिस्सा है ही नहीं, वो पीजीबीपी चैप्टर में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 से कवर होता है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(2) से कवर होता है। बात समझना। और इसी सेक्शन में लिख दिया गया था कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर इस साल एडजस्ट ना हो पाए तो उसको क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कितने सालों तक? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक। किस हेड से आगे एडजस्ट कर सकते हैं? किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। वही बात, हाँ या ना? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आगे ले जा सकते हैं हम, उस साल भी किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी, और आने वाले सालों में भी हम किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। और कितने सालों तक? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक। क्लियर हुआ? हाँ बोलो। सर पहले साल पीजीबीपी जैसे पूरा सेटअप करने के बाद में पीजीबीपी में लॉस आता है, तो उसके बाद अगर कहानी ना बनाएं, कहानी बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो निकालो, हम भी देखें। अभी गलत कहानी बोलोगे। हाँ बोलो। नहीं बोल दो, बोलो। बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिए तो क्या हम लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस? कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। ABCD कोई बिजनेस नहीं है, XYZ कोई बिजनेस नहीं है। तो छोड़ दो ना फिर तुम रोना किस चीज़ का? तुम छोड़ दो। बात समझना। कोई भी बिजनेस होता एडजस्ट कर लेते। हाँ, आयरन इंडस्ट्री में लॉस हुआ था, क्लॉथ इंडस्ट्री से एडजस्ट कर लो। मैंने तो मना नहीं किया, ये तो नहीं कहा गया है द बिजनेस मस्ट बी द सेम। एक ही चीज बोली गई है, एसएससी मस्ट बी द सेम। द पर्सन हु इनकर्स लॉस एंड द पर्सन हु वांट्स टू सेट ऑफ द लॉस और कैरी फॉरवर्ड द लॉस मस्ट बी द सेम। जिस आदमी ने लॉस बियर किया है वही आदमी कैरी फॉरवर्ड करके लॉस को एडजस्ट भी कर सकता है। द एसएससी मस्ट बी द सेम। कहीं ये लाइन लिख लो मोटे मोटे वर्ड्स में, क्योंकि आने वाला सेक्शन 78 उसी बात को बताता है। बिजनेस मस्ट बी द सेम मैंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन सेक्शन 78 एसएससी मस्ट बी द सेम के बारे में बता रहा है। सेक्शन 78 क्या बोलता है करके देखें। हटा रहे हैं अब इसको। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। नहीं ना? चले। मिस्टर ए ने लॉस बर्दाश्त किया था बिजनेस में,
5 लाख का। डेथ हो गई, मिस्टर बी इनहेरिटेंस में इस बिजनेस को पाता है। किसमें? बोलिए। हाँ बोलो। डेथ हो गई, मिस्टर बी इनहेरिटेंस में आ गया, ठीक। अब इसका जो लॉस है क्या ये कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा? तुम लोगों के मन में क्या आ रहा है, हाँ या ना? मन में जो आए वो बताओ। क्या जेन्युइन है कि मिस्टर बी उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करे? हाँ जेन्युइन है। घर का ही सदस्य होगा, बिजनेस को इनहेरिटेंस में दिया गया है, विल में ट्रांसफ़र किया गया है, डेथ पर है, तो बट ऑब्वियस है कि इसको सेट ऑफ करने की परमिशन दी जानी चाहिए। क्लियर? हाँ या ना? लेकिन अगर अदर देन डेथ है, कैसा? अदर देन डेथ है तो बेटा हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, ये यहीं स्टॉप हो जाएगा। फिर वही बात, अदर देन डेथ है। इनहेरिटेंस कब होता है? डेथ के बाद ना। इनहेरिटेंस कब होता है? जीते जी। हाँ तो बात खत्म। इनहेरिटेंस का केस छोड़ दो, हम कैरी फॉरवर्ड नहीं, एसएससी मस्ट बी द सेम। लिखवाया तो अभी थोड़ी देर पहले, बिजनेस नॉट मस्ट बी द सेम बट द एसएससी मस्ट बी द सेम। क्लियर? चलो ये भी बात समझ में आई। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ए, बी और सी क्या है? तीनों। इस बेचारे की क्या हो गई? डेथ। ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है। टोटल लॉस था 3 लाख। क्या ये लोग कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे? कर पाएंगे। 1/3 इसका हटा दो तो इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे जिसकी डेथ हो गई। उसका हिस्सा हटा दो ना। SSE must be the same. Here, the same partnership firm is continued even after the death of any partner. But the portion of the loss which was belonging to the Mr. B cannot be carried forward by the firm now. Clear? पक्की बात? केवल बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पूरा पूरा कैरी फॉरवर्ड होगा। बात समझना। किसको रोका गया है? किसको रोका गया है? केवल बिजनेस लॉस को। उतना हिस्सा जितना उस पार्टनर से बिलोंग करता था जिसकी डेथ हुई है या रिटायर हुआ है। बात समझना। क्लियर है? यानी जो पार्टनर हटा है उसके हिस्से को अब फर्म कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती, लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। हाँ अब बोलें, आपका क्वेश्चन क्या था? बोलो। जरूरी है कि तुम पार्टनर के सुपुत्र को या कुपुत्र को पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन दो। मान लेने की बात मत करो, पहली बात हाँ या ना। नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते। द एसएससी मस्ट बी द सेम। ठीक है? हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल जो बिजनेस चलाता था उसकी डेथ हो गई, उसकी जगह उसके 2 उत्तराधिकारी आ गए और दोनों में बवाल हुआ, दोनों ने पार्टनरशिप फर्म बना ली, क्या कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? हो जाएगा। उत्तराधिकारी के केस में हो जाएगा। अब क्लियर है? मिस्टर ए की डेथ हो गई, बिजनेस चलाता था,
मिस्टर बी और मिस्टर सी इनहेरिटेंस में उसके बिजनेस को टेक ओवर कर लिया और पार्टनरशिप फर्म कंस्टिट्यूट कर लिए, तो भी वो बिजनेस लॉस को एडजस्ट कर पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को भी आगे ले जा पाएंगे। क्लियर है? पक्का? सेक्शन 78 इज ओवर। मैंने केवल 2 लाइन बताई, नॉन पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। सुन लो ना, सुन लो। नॉन पार्टनरशिप फर्म इंडिविजुअल की बात बता रहा है, डेथ हो गई कैरी फॉरवर्ड कर सकता है उसका इनहेरिटेंस में, डेथ नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। पार्टनरशिप फर्म है जिसकी डेथ हुई है उतना हिस्सा कैरी फॉरवर्ड फर्म नहीं कर सकती, हाँ या ना? बात खत्म। लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पूरा कैरी फॉरवर्ड होगा। डेथ हो गई, इनहेरिटेंस में 2 उत्तराधिकारी आ गए इंडिविजुअल के, तो वो लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं भले ही उन्होंने पार्टनरशिप फर्म क्यों ना कंस्टिट्यूट कर ली हो। अब क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? सेक्शन 79, सर आपने तो इंडिविजुअल की बात बता दी, सर आपने तो पार्टनरशिप फर्म की बात बता दी, सर आपने तो कंपनी की तो बात बताई ही नहीं। तो सेक्शन 79 आते हैं ना, सेक्शन 79 में कंपनी के बारे में बताया गया है। हटाएं इसको। कंस्टिट्यूशन में चेंजेस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हमको? हम इस चीज़ को थोड़ा और डिटेलिंग करें अगर, व्हाट्स द मेन मीनिंग ऑफ चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा और इसका पार्टनरशिप है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। अब तक 50-50 था, मैंने कहा 50-50 कैसे, तू कौन सा मेहनत करता है, 80 मेरा 20 तेरा, तो क्या चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आ गया? हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी चेंज होना चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होना, नए पार्टनर का आना, पुराने का जाना, वो तो है ही है, डेथ तो है ही है, चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। लेकिन पीएल रेशियो में भी अगर चेंजेस आता है तो वो चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है, लेकिन हम उस टॉपिक को यहाँ पर कवर नहीं करते। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है तो उसको हम यहाँ पर कवर नहीं करते। अब क्लियर है? हाँ या ना? आगे चलें, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर चलें। सेक्शन 79, क्लोजली हेल्ड कंपनी है। अब कहोगे सर ये क्लोजली हेल्ड क्या होती है, तुम लोग भूल जाओ क्लोजली हेल्ड। मैं अगर ये बोलूं कि ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी की तरफ वर्क कर रही है, एक होती है वाइडली हेल्ड कंपनी, एक होती है क्लोजली हेल्ड, क्लोज लोग जिसमें जुड़े होते हैं, जो कम लोगों में काम करती है। फिलहाल तुम लोग को इतने से ही मतलब है। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है और उसके में कोई लॉस हुआ है, क्या हुआ है? लॉस हुआ है, और उसका शेयर होल्डिंग का पैटर्न जो था, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई। अब तक हम लोग बात कर रहे थे पार्टनर्स की, अब तक हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल ओनर की, लेकिन अब हम बात करेंगे शेयर होल्डर्स की। किसकी बात करेंगे? शेयर होल्डर्स की। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। इसके पास जो हिस्सा था 20, 25, 10, 20, कितना बचा? कितना बचा? 10। देख लेना, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक, ये शेयर होल्डिंग का परसेंटेज है। ईयर 2001 में लॉस हो गया कंपनी को 4 लाख का। ठीक, और ये 2001 का शेयर होल्डिंग है। मैंने कहा एसएससी मस्ट बी द सेम। 2001-2002 में कुछ चेंजेस आ गए। अब एक ही जगह ले ली किसने? एक ही जगह ले ली एक्स ने, इसकी जगह ले ली वाई ने, बाकी सब अपनी जगह जैसे कायम थे वैसे ही कायम हैं। क्या लॉस को हम 2000-2001 के लॉस को 2001-2002 के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं।
जरा देखें सेक्शन 79, वेयर इन एनी प्रीवियस ईयर, इधर देखो कौन सा प्रीवियस ईयर 2000-2001, देयर हैज बीन अ चेंजेस इन द शेयर होल्डिंग ऑफ अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, एनी अनएब्जॉर्ब्ड लॉस ऑफ द कंपनी shall be allowed to be carry forward and set off against the income of the previous year only if the beneficial shareholder of at least यानी कम से कम 51% वही रहे जो पहले थे। सुनो ना, 2001 में यानी 31 मार्च 2001 के रात में जितने शेयर होल्डर थे वही शेयर होल्डर 31 मार्च 2002 में कम से कम 51% सेम रहेंगे तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर? अच्छा, इसकी जगह आ गया Z। अब बताओ क्या कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? अब नहीं हो सकता क्योंकि 55% चेंज हो गया। अब हम इस लॉस को यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कितना साल खत्म हो गया? एक। अब बात करते हैं हम 2002-2003 की, यानी 31 मार्च 2003 की वो रात जब शेयर होल्डर थे वही A आ गया, बाकी Y, Z, D, E, F। क्या आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? क्या आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि जिस साल लॉस हुआ है उसके कम से कम 51% अभी भी आ गए वापस। बोलो ना, वापस आ गए ना? कम से कम 51% आ गए या नहीं? लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन अब कहोगे सर 2 साल खत्म हो गए, अब बचे 6 साल। ये नहीं बोलोगे 1 ही साल खत्म हुआ, 6 साल केवल बचे, कंसेक्यूटिव 8 ईयर्स। बोलो, समझना इधर। अच्छा, इस साल लॉस हुआ था 4 लाख, इस साल लॉस हुआ था 3 लाख और इस साल लॉस हुआ था 4 लाख। 4 लाख के लॉस को यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, कर लेंगे ना? इसके लॉस को क्या यहाँ एडजस्ट कर लेंगे? फिर वही देखो, क्या यहाँ की 51% यहाँ है ना? है ना? सेम है ये। हाँ, यहाँ के लॉस को यहाँ एडजस्ट कर लोगे, यहाँ के भी लॉस को यहाँ एडजस्ट कर लोगे। कितने आश्चर्य की बात है। बात समझ में आई? कहानी क्लियर है? चलो जरा देखो क्या। However, this restriction shall not apply in the following 2 cases where a change in the अच्छा, किसी की डेथ हो जाए और उसने इनहेरिटेंस में दे दिया। मान लो कि A की डेथ होने पर उसने X को दिया है, तो नहीं माना जाएगा कोई चेंजेस है। गिफ्ट में दिया है तो भी माना जाएगा कोई चेंजेस नहीं, माना जाएगा ये A ही है। क्लियर है? तो डेथ और गिफ्ट को छोड़ देना। हाँ, ठीक, बाकी सब हो गया। सेक्शंस में हमने क्या क्या पढ़ा है जरा देखो। क्लियर है? कहानी पूरी लिखी है, वही जो मैंने अभी बताई कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर से जरा एक बार सेक्शंस को रीकैप करके देखें। सेक्शन 70 हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रा हेड एडजस्टमेंट या इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। सेक्शन 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट, और ये दोनों सेट ऑफ से रिलेटेड। अब क्या बात करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। सेक्शन 71 किससे रिलेटेड था? अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी के पास कौन सा टॉपिक आता है? पीजीबीपी नॉर्मल। 72 के बाद पीजीबीपी स्पेक्युलेटिव, उसके बाद कैपिटल गेन 74। 74A क्या था? हॉर्स रेस। हाँ या ना? इसमें भी 4 साल था और इसमें भी 4 साल था, बाकी सब में 8 साल था। 78 बता दिया, 79 बता दिया। चलो अपने स्टडी मैट का पेज नंबर 6.16 देखो, ऑर्डर्स ऑफ सेट ऑफ, और लिख लो द मोस्ट 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 मोस्ट, जितने मोस्ट जोड़ सकते हो जोड़ लो। द ऑर्डर्स ऑफ सेट ऑफ। सबसे पहले
हम करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन घटाते हैं, उसके बाद करेंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस घटाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें ये वर्ड याद रखना, अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस, कहीं लिख लो, और जब नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर देंगे तो ये सेंटेंस हमें याद दिलाना, इस पर हम लेक्चर देंगे, अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस। फिलहाल करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन घटेगा, करेंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च घटेगा, और करेंट ईयर का फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस घटेगा। ये तीनों के तीनों कैपिटल नेचर के खर्चों का डिडक्शन है। डेप्रिसिएशन भी मशीन वगैरह पर मिलता है, साइंटिफिक रिसर्च रेवेन्यू नेचर का होगा तो पूरा छूट मिल गया होगा, लेकिन अगर कैपिटल नेचर का होगा तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। फैमिली प्लानिंग कंपनी के केस में रेवेन्यू नेचर का होता है तो पूरा तुरंत छूट मिल जाता है, कैपिटल नेचर का होता है तो 1/5 मिलता है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल नेचर की बात हो रही है, ठीक है ना। पहले करंट ईयर के घटाओ तीनों, और उस तीनों में भी सबसे पहले क्या घटता है, जब हम प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, सबको जोड़ रहे होते हैं, तो पीजीबी पे सबसे पहले किस चीज़ को घटाते हैं, करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को, उसके बाद करंट ईयर के साइंटिफिक रिसर्च को, उसके बाद करंट ईयर के फैमिली प्लानिंग, कैपिटल नेचर के तीनों की बात हो रही है। इन तीनों को घटाने के बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पिछले साल का कोई लॉस हो तो उसको इस साल ले आओ, लेस कर लो, हाँ या ना, बिजनेस लॉस को एडजस्ट कर लिया, उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन घटाओ। कहोगे सर पहले अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं घटा सकते, क्या फ़ायदा, जिसके लिए पूरे 50 साल 60 साल 70 साल मौजूद है उसको पहले घटाकर करोगे क्या। अरे पहले उसको घटाओ ना जिसकी उम्र कुछ समय तक की है। तो बिजनेस लॉस को पहले घटाओ, उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को घटाओ, उसके बाद अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस को घटाओ, उसके बाद अनएब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस को घटाओ। ये ऑर्डर्स है, इसमें बच्चे गलतियाँ करते हैं, इसीलिए लिखवाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कितना सिंपल है, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करेंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च, करेंट ईयर का फैमिली प्लानिंग, इनको घटाने के बाद पिछले साल का कोई बिजनेस लॉस हो वो घटा दो, फिर पिछले साल का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च, अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग। चैप्टर क्या हो गया?